चलिए ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूके स्पेशल। और यूके स्पेशल से पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है ना। ये भौगोलिक विस्तार में हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमाएँ कहाँ कहाँ तक हैं और किस किस दूसरे राज्यों को ये टच करती हैं, ठीक। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे पूर्वी सीमा, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी सीमा, ठीक है। ये क्या कराता है मूर्ति का ये मैप हो गया उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पहले कौन कौन से इसके समीपवर्ती स्टेट्स हैं, राज्य हैं। पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर एक जिला है यूपी का जिसका नाम है सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर ये डिस्ट्रिक्ट हो गया शामली, एक डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना यहाँ पर आगरा, ये आगे है ललितपुर और ये आरोपी है सोनभद्र, ठीक है। इसको आरोपी है गंगा, तो इसने पहले आप लोग डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। तो ये जो सहारनपुर है ये सबसे उत्तरी है, सबसे नॉर्थ में अगर हम देखें सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तो वह है सहारनपुर, ठीक है। सबसे अगर हम देखें पश्चिमी शामली, सबसे हम लोग देखें अगर ईस्ट में बलिया और सबसे साउथ में सोनभद्र, ठीक है। तो ये है सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट। अब अगर हम देखें कहाँ कहाँ से स्टेट्स हैं जो कि इससे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें इस जगह पर, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ में सहारनपुर एकमात्र स्टेट है जिससे कि हिमाचल प्रदेश की सीमाएँ तय होती हैं। इस जगह अगर हम देखें तो यहाँ पर है उत्तराखंड, ठीक। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम देखें तो ये नेपाल, तो ये हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर उत्तराखंड, यहाँ पर नेपाल। यहाँ अगर हम देखें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है। हाँ तो बंजा तो ये है ना, मैंने कहा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है बिहार, तो एक ही मात्र डिस्ट्रिक्ट को बिहार में कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक है बिहार और बीच में बंजा तो मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये है आपका झारखंड, ठीक है ना। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। फिर यहाँ से लेकर के आपका और यहाँ तक आपका हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर यहाँ आगरा और मथुरा, यहाँ पर आपका हो गया राजस्थान, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर के और एक जगह तक यहाँ तक ये आपका हो जाएगा हरियाणा, और बीच में भी जगह अगर देखेंगे हम यहाँ पर आपका इस जगह तक हो जाएगा दिल्ली। फिर तो हरियाणा तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा हरियाणा, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हरियाणा, ठीक। बीच में क्या आ रहा है
दिल्ली। तो कितने स्टेट्स हो गए जो कि यूपी से टच हो रहे हैं? एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा एमपी, पाँचवा छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड, आठ बिहार, 9 उत्तराखंड और एक आपका ये दिल्ली हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो 9 स्टेट्स, एक यूनियन टेरिटरी हो गया और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री। एक दो तीन चार पाँच छः, अरे हाँ 8 स्टेट्स हैं, एक यूनिट, 8 + 1 9 हो जाता है, ठीक है। 8 स्टेट, एक यूनिट टेरिटरी और एक इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इंटरनेशनल बाउंड्री सारे 8 स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि यूपी के साथ में बना रहे हैं? सबसे पहला आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, फिर दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पाँचवा छत्तीसगढ़, छठवां एमपी, सातवां राजस्थान और 8वां हरियाणा, ठीक है। तो 8 स्टेट्स, एक यूनियन टेरिटरी में अगर हम देखते हैं तो यूनियन टेरिटरी दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हो जाएगा नेपाल, ठीक है ना। वो ठीक है। इस तरीके से एक लाइन से नोट करना, तो इसी के आगे हम लोग लिखेंगे कौन कौन से यूपी का डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। तो एक लाइन से खोलेंगे 8 स्टेट्स और फिर हिमाचल प्रदेश के आगे लिखिए सहारनपुर। सबसे पहले आपको लिखना है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट से हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट हमारे टच होते हैं, है ना। तो पहले हिमाचल प्रदेश में लिख लीजिए और सॉरी हिमाचल प्रदेश के आगे डैश कर लीजिए सहारनपुर, फिर उत्तराखंड, हाँ सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में सहारनपुर। पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि जो सिंगल डिस्ट्रिक्ट टच हो रहा है उनको हम ले लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर, फिर लिखिए छत्तीसगढ़ से सोनभद्र, छत्तीसगढ़ में लिखिए सोनभद्र, झारखंड में लिखिए सोनभद्र। तो सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि कितने राज्यों से टच हो रहा है? एक छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से और एक मध्य प्रदेश से, ठीक है ना। तो इसमें देखिए पहले तो सोनभद्र में लिखिए छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ के आगे सोनभद्र और झारखंड के आगे सोनभद्र। उसके आगे हम लिखते हैं राजस्थान में लिखो आगरा और मथुरा, राजस्थान में लिखो आगरा और मथुरा, ठीक है। फिर हरियाणा में लिखो, हरियाणा के आगे लिखो सहारनपुर, हरियाणा में लिखिए सहारनपुर, शामली, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, अलीगढ़ और मथुरा, अलीगढ़ और मथुरा। फिर वो उत्तराखंड में
उत्तराखंड में सहारनपुर, उत्तराखंड से 7 डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं और हरियाणा से कितने मिले थे? हरियाणा से मिले थे 6, हरियाणा से 6, राजस्थान से 2 थे, छत्तीसगढ़ से मात्र 1, झारखंड से मात्र 1। तो हम लोग देख रहे थे उत्तराखंड में सहारनपुर के बाद बिजनौर, मुजफ्फरनगर, उत्तराखंड में लिख रहे हैं कौन कौन जिले हैं? सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश लिखिए, मध्य प्रदेश में लिखो आगरा, मध्य प्रदेश में आगरा, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से टच होते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो 11 डिस्ट्रिक्ट हो गए एमपी के साथ। अब देखो बिहार के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं। 7 में से पहला सोनभद्र, फिर चंदौली, उसके बाद गाजीपुर, बलिया, देवरिया, बलिया हो गया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, कुशीनगर और महाराजगंज। तो ये आपके हो गए बिहार के साथ सीमा साझा करने वाले, है ना। अब आपका कौन सा बच्चा? सारे तो हो गए, है ना। मध्य प्रदेश के साथ भी ये सारे हो गए। अब लिखिए दिल्ली के साथ सीमा साझा करने वाले, दिल्ली के साथ, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एनसीआर में कौन कौन से आ रहे हैं? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। अब जो है इसका विस्तार किया जा रहा है पूरा मुजफ्फरनगर और मेरठ तक, है ना। तो मेरठ भी एनसीआर में आ जाता है। कि अभी फिलहाल में हम बात करें तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर को ही मानते हैं, लेकिन अभी जो उसका विस्तार किया जा रहा है एनसीआर का, तो उसमें अब मेरठ और मुजफ्फरनगर तक के क्षेत्र को भी लेने की बात चल रही है। तो फिलहाल में जो खैर जो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद लेंगे वही चीज़ है अभी फिलहाल में। अब लिखिए नेपाल के साथ, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले देखो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, ठीक है। पीलीभीत, श्रावस्ती के बाद लखीमपुर और पीलीभीत। श्रावस्ती एक बहराइच छूट गया क्या? श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। तो ये इतने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए नेपाल के साथ जो सीमा बना रहे हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ सीमा बना रहे हैं। अब स्टार बना के एक पॉइंट लिखिए, जो सोनभद्र के साथ, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के साथ, सोनभद्र के साथ 4 स्टेट सीमा बनाते हैं, 4 राज्य सीमा बनाते हैं। सोनभद्र के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं। तो यूपी का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके साथ सबसे ज़्यादा स्टेट सीमा बना रहे हैं। तो सोनभद्र के साथ 4 राज्य सीमा बना रहे हैं। पहला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार।
तो ये सोनभद्र है, सोनभद्र में इधर से एमपी टच हो रहा है, इधर छत्तीसगढ़ टच हो रहा है, यहाँ झारखंड टच हो रहा है और यहाँ पर बिहार टच हो रहा है। तो सोनभद्र के साथ ये 4 राज्य सीमा बना रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम सहारनपुर देखें तो सहारनपुर के साथ कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? इधर हो जाएगा उत्तराखंड, इधर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और इधर हो जाएगा हरियाणा। तो नेक्स्ट मान लीजिए सहारनपुर के साथ 3 राज्य सीमा बनाते हैं। सहारनपुर के साथ 3 राज्य सीमा बनाते हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जिलों से कौन सा राज्य टच हो रहा है? मध्य प्रदेश। सबसे कम की अगर बात करें, सबसे कम जो है राज्यों के साथ कौन सा टच हो रहा है? हिमाचल प्रदेश। हाँ देखिए, सबसे ज़्यादा यूपी के जिलों के साथ मध्य प्रदेश 11 जिलों के साथ। उसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश को देखें तो मात्र 1 के साथ, छत्तीसगढ़ को देखें तो मात्र 1 के साथ और झारखंड को देखें तो मात्र 1 के साथ। तो ये 3 ऐसे हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, जो कि यूपी के मात्र 1 जिलों के साथ सीमा बना रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि डिस्ट्रिक्ट्स और डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर्स हैं, तो हेडक्वार्टर्स में टोटल यूपी में 75 जिले हैं, आपको बताइए। यूपी में टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वही है। जैसे बांदा का हेडक्वार्टर बांदा ही है ना। तो हम कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट देखते हैं जिनका हेडक्वार्टर अलग है, क्योंकि एग्जाम में अगर कुछ रहता है तो जिनका हेडक्वार्टर अलग है उनको, जैसे कि अगर फर्रुखाबाद को देखें तो उसका फतेहगढ़ है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। तो यही डालो जिले तथा उनके मुख्यालय, जिले एवं उनके मुख्यालय, जिले एवं उनके मुख्यालय। सबसे पहले लिखो सोनभद्र। सोनभद्र, सोनभद्र का है रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज। ठीक है। दूसरा जालौन, जालौन का उरई, जालौन का उरई। फिर लिखो अमेठी, अमेठी का गौरीगंज, अमेठी, अमेठी का गौरीगंज। फिर है कानपुर देहात, कानपुर देहात अकबरपुर माती, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, अकबरपुर माती। फिर है कुशीनगर, कुशीनगर का पडरौना, कुशीनगर का पडरौना। फिर सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर का नौगढ़। कुशीनगर का पडरौना हो गया, सिद्धार्थनगर का नौगढ़। ठीक है। फिर अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। फिर फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ हो गया। फिर देखो कौशाम्बी, कौशाम्बी का मंझनपुर, कौशाम्बी का मंझनपुर। फिर संत कबीर नगर, संत कबीर नगर का खलीलाबाद। ठीक है। हाँ खलीलाबाद, संत कबीर नगर का खलीलाबाद। और फिर है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। ठीक है। कानपुर देहात का है अकबरपुर माती। ठीक है। उसके और लास्ट में आपका गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। अब लिखो राज्य के नाम एवं राष्ट्रीय चिन्ह। अगला टॉपिक है राज्य के नाम एवं राजकीय चिन्ह। ठीक है। राज्य के नाम एवं राजकीय चिन्ह।
तो देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ करता था, ठीक है। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ करता था। बाद में फिर 1877 में इसका नाम कर दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा, है ना। तो लिखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखिए। सर्वप्रथम 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। सर्वप्रथम 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। इसे 1937 में संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इसे 1937 में संयुक्त प्रांत, 1937 में इसका नाम क्या हो गया? संयुक्त प्रांत। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? क्या नाम था? संयुक्त प्रांत, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें लिखिए। आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को, आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश हुआ। 24 जनवरी 1950 को इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक है। और इसीलिए यूपी का जो स्टेट डे मनाया जाता है, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को इसका वर्तमान का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अब इसके हम लोग कैपिटल्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो कैपिटल बनाई गई थी 1836 में, आगरा बनाई गई थी। आगरा के बाद फिर इलाहाबाद शिफ्ट हुई। इलाहाबाद के बाद फिर इलाहाबाद और लखनऊ दोनों को कर दिया गया, यानी कुछ काम इलाहाबाद होते थे, फिर कुछ लखनऊ, और बाद में पूरा लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया, है ना। तो पैराग्राफ या तो हाई डालो, राजधानी, यूपी की राजधानी। देखो, सर्वप्रथम 1836 में देखिए, वही जब उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम हुआ करता था। सर्वप्रथम 1836 में इसकी राजधानी आगरा थी। सर्वप्रथम 1836 में इसकी राजधानी आगरा थी, जिसे 1858 में बदल के इलाहाबाद कर दिया गया। जिसे 1858 में बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया, और जिसे 1858 में बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया। और 1935 में इसकी राजधानी लखनऊ कर दी गई। और 1935 में इसकी राजधानी लखनऊ कर दी गई। ठीक है। अगला पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट डाल के लिखिए। सन 2000 में इसके 13 जिलों को काटकर, सन 2000 में इसके 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनाया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनाया गया। ठीक है। अगला स्टार लिखिए। उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं हैं। पहली 1 अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947 में हिंदी, अक्टूबर 1947 में हिंदी, और जनवरी 1968 में उर्दू को बनाया गया। अक्टूबर 1947 में हिंदी को और जनवरी 1968 में उर्दू को। ठीक है। और देखो 68 में क्या हुआ था, उर्दू को सभी कार्यालयों में लगा दिया गया था, है ना। तो उर्दू को सभी ऑफिसों में बनाया गया था, और 89 में इसको राजकीय भाषा का दर्जा मिला। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। जैसे 47 में हिंदी को तो राजकीय भाषा का दर्जा मिल गया था,
लेकिन फिर 68 आते आते 21 साल बाद इसको सभी कार्यालयों में क्यों लगाएगा, अभी राजकीय भाषा का दर्जा नहीं मिला। इसे राजकीय भाषा का उर्दू को दर्जा मिला है 1989 में, आपका करेक्शन कर लो, है ना। इसको वहाँ पर काट के लिखो, 1989 में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा घोषित कर दी गई। 1989 में, 1989 में, 1989 में उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा मिल गया। तो 47 में हिंदी को राजकीय भाषा बनाया गया, 68 में उर्दू को सभी कार्यालयों के लिए वो कर दिया गया कि सभी कार्यालयों में हिंदी और उर्दू दोनों नाम लिखे जाएंगे। लेकिन 89 में इस उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा मिल गया। ठीक है, अब स्टार बना के लिखिए, यूपी का राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा है, एक्चुअल पॉइंट है तो ऐसे स्टार बना के लिखते हुए चलिए, है ना, या पॉइंट डालते हुए। यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा है। नेक्स्ट, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पक्षी सारस। राजकीय वृक्ष अशोक, जैस करके लिखते हुए चलना, राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पुष्प पलाश। और राजकीय चिन्ह, और राजकीय चिन्ह एक वृत्त के अंदर 2 मछली और 1 तीर धनुष। और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष है, जिसे 1938 में स्वीकार किया गया। और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष है, जिसे 1938 में स्वीकार किया गया। ठीक है, तो दिल्ली से तो 2 ही जिले हमारे टच हो रहे हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। अगर अगला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे बोलते हैं एनसीआर, जिसे बोलते हैं एनसीआर, है ना, तो लिखिए एनसीआर में शामिल, एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले। दिल्ली में तो 2 ही हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से टच हो रहा है, लेकिन एनसीआर में शामिल जिले, एनसीआर में शामिल जिले डैश करके लिखो, मेरठ, गाजियाबाद, एनसीआर में शामिल जिले मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, आगे लिखिए, इनके अतिरिक्त भी 4 जिले, इनके अतिरिक्त भी 4 जिलों को, इनके अतिरिक्त भी 4 जिलों को एनसीआर में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इनके अतिरिक्त भी 4 जिलों को एनसीआर में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। पहला मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। हाथरस और सहारनपुर। ठीक है, हो गया। अब है डालिए उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार। जैसे हम लोग भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पढ़ते हैं, वैसे लिखिए उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। देखिए, इसका अक्षांशीय विस्तार, इसका अक्षांशीय विस्तार
23 डिग्री 52 मिनट से, जिसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 67 डिग्री 5 मिनट 67 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से, 67 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, 67 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट विचार बना के लिखे। इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार, इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार ये ऐसे बात की जा रही है, यहाँ से इसका पूर्वी जिला है, यहाँ से लेकर के इसका जो पश्चिमी जिला है, पूर्व से पश्चिम विस्तार 650 किलोमीटर, इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार 650 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण विस्तार, जबकि उत्तर से दक्षिण विस्तार 240 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण विस्तार 240 किलोमीटर है, चौड़ाई 240 किलोमीटर है और लंबाई 650 किलोमीटर है। सर इससे पहले वाला एक बार दोबारा बोल दीजिए। इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार 650 किलोमीटर, अक्षांशीय विस्तार वाला, अक्षांशीय विस्तार वाला, देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक, ठीक है, जबकि देशांतरी विस्तार 67 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट, 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ठीक है, आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखिए। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन आपसे ऐसे करके पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एमपी से तीनों से घिरा हुआ है। जैसे बताओ उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है जो कि मध्य प्रदेश से तीनों से घिरा हुआ है। क्योंकि देखो इधर भी एमपी है ना, ये भी तो एमपी का हो रहा है, यहाँ पर भी एमपी है, यहाँ पर भी एमपी है ना, यानी कि तीन ओर से ये वाली पूरी इसकी सीमा ललितपुर से घिरी हुई है एमपी से। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि यूपी का मतलब अगर बात किया जाए सबसे दक्षिणी जिले से टच होने वाला राज्य कौन सा है, यूपी के सबसे दक्षिणी जिले से टच होने वाला राज्य कौन सा है, राज्य पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखो। छत्तीसगढ़ सबसे दक्षिणी, भारत के सबसे दक्षिणी जिले से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। ये ना झारखंड यहाँ पर पड़ जाता है, ये इधर ये है झारखंड, ठीक है, लगभग ये है, ये है झारखंड, ये वाला
और ये आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। यहाँ पर बिहार है। तो सबसे दक्षिण बिंदु को साझा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। और सबसे उत्तरी बिंदु से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। सबसे पश्चिमी बिंदु से सीमा साझा करने वाला राज्य हरियाणा, और सबसे पूर्वी बिंदु से सीमा साझा करने वाला राज्य बिहार, ठीक है। तो ये तो उत्तर प्रदेश की कुछ सीमाएं हो गई, और हमने देखिए कौन कौन से स्टेट्स हैं। अब लिखे उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमाएं एवं स्थिति। दिल्ली और एनसीआर अलग अलग है। दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, एनसीआर को कहा गया है नियर कैपिटल रीजन, है ना, या मैं कह दूं कि नेशनल कैपिटल रीजन की चीज है। दिल्ली के आसपास कहते हैं, दिल्ली भी एक मतलब दिल्ली तो ये बीच में है, लेकिन दिल्ली का एरिया हमने काफी बड़ा कर दिया। दिल्ली का हमने काफी बड़ा एरिया है, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट यूपी के भी शामिल है, कुछ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के भी शामिल है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली तो वो भी दिल्ली में ही आ जाएंगे। उसको दिल्ली में कहते हैं, उसको स्पेशल कुछ हम लोग क्या कर देते हैं, सुविधाएं देने लगते हैं उन जो दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं। भाई देखिए दिल्ली भी है, और दिल्ली से केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट टच हो रहे हैं, एक टच हो रहा है गाजियाबाद और एक टच हो रहा है गौतम बुद्ध नगर। तो दिल्ली से देखा जाए तो सीमा तो 2 ही जिले बना रहे उत्तर प्रदेश के, लेकिन हमने क्या किया, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हमने क्या कर दिया है, और उनको हमने शामिल कर लिया दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत, विकास करने के लिए। स्वाभाविक है भाई कि दिल्ली के आसपास के जो हो उनका भी डेवलपमेंट हो ना। तो आपने क्या कर दिया, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को हमने घोषित कर दिया एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र, इसे बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र। नेशनल कैपिटल दिल्ली और इसके आसपास का क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र। तो इस सब में क्या किया जाएगा, जो भी स्टेट्स हैं और ये जो जिले आ रहे हैं, ये स्टेट अपने इन जिलों को ज़्यादा थोड़ा सा अनुदान देंगे, ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाएगा। तो देखिए जितने भी दिल्ली एनसीआर में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनका डेवलपमेंट अपेक्षित से ज़्यादा है ना। तो अब तो क्या किया जाता है, दिल्ली के एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट तक मेट्रो भी अब चलाई जा रही है, ठीक, उनकी रीच ईजी करने के लिए। तो इसके अंतर्गत हमने देख लिया कि हमारे 8 जिले आ रहे हैं दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत, और 4 और दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत शामिल किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे ही हरियाणा के भी कुछ जिले आ रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, ठीक है। हाँ, अब उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमाएं एवं स्थिति लिखो। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमाएं एवं स्थिति, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमाएं एवं स्थिति। उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का एक भाग है, उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का एक भाग है। तो मैंने जब आपको बताया था कि एक पैंटिया था, उस पैंटिया का विखंडन हुआ तो ऊपर वाला लाल एशिया हो गया ना, और नीचे वाला क्या हो गया, गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो भारत है ये गोंडवाना लैंड पे स्थित है। तो ये कहा गया कि जो उत्तर प्रदेश है ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। और ये पहले क्या हुआ करता था, एक जियो सिंक्लाइन हुआ करता था, एक गर्त हुआ करता था, और बाद में जो उसमें नदियाँ आगे गिर रही थी हिमालय से, यहाँ प्रायद्वीपीय पठार से, उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को भर दिया, और भरने के बाद अब ये क्या हो गया, एक मैदान बन गया। तो ये पूरा जो मैदान है इसी में उत्तर प्रदेश स्थित है, ठीक। ये था इंडिया का मेन लैंड, है ना। और ये आपकी जो टाइबेटियन प्लेट है, इस टाइबेटियन प्लेट पर बन गए ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय से नदियाँ यहाँ गिरने लग गई। ये पूरा गर्त था, ये वाला हिस्सा पूरा क्या है, गर्त था, गड्ढा था। तो यहाँ से जो नदियाँ हैं वो सब गिरने लग गई इस गड्ढे में, ये नदियाँ सब इस गड्ढे में गिर रही हैं। साथ ही साथ ये है प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रायद्वीपीय पठार में भी हम देख रहे हैं कि विंध्याचल, सतपुड़ा ये सारी हैं। फिर विंध्याचल सतपुड़ा से भी नदियाँ निकल करके गिर रही हैं इसी जियो सिंक्लाइन पर, इसी गर्त पर। फिर इसने क्या किया, नदियों ने अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं, उन सेडिमेंट से क्या कर दिया, पूरे गर्त को भर दिया, पूरे गड्ढे को भर दिया। और यही जो गर्त है जो भर गया, यही क्या कहलाएगा, यही हो गया मैदान। भाई नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आएंगी ना, मिट्टी बालू सब,
तो उन्होंने क्या कर दिया, धीरे 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 इसको पूरा भर डाला, पूरा पाट दिया, और पाट दिया तो ये क्या बन गया, पूरा मैदान बन गया। तो ये जो है आज अब हमको ये पूरा इसी के साथ मिला हुआ दिख रहा है, जबकि क्या ये बहुत बाद की बनी हुई संरचना है। सबसे पुरानी संरचना क्या है, प्रायद्वीप पठार, जो हमारा जो भारत का मुख्य भूमि है वो क्या है, वो प्रायद्वीप पठार ही है। जो हम देख रहे हैं हमारे जो दक्षिण वाला जो पेनिनसुलर प्लेटियो है, ये सबसे पुरानी संरचना है, ठीक। और उसके बाद इस संरचना ये जब ये ऊपर की ओर शिफ्ट होना चालू हुई, ये है हमारी जो प्रायद्वीप पठार की जो प्लेट है, और ऊपर है टाइबेटियन प्लेट। तो ये जो है ये यहाँ की ओर शिफ्ट हो रही है, और जब यहाँ की ओर शिफ्ट होगी तो इसमें क्या होगा, बीच में कंप्रेशन पड़ेगा ना, कंप्रेस होगी। तो यहाँ पर जो नदियाँ नदियाँ जो गिर रही थी, नदियों में अपने साथ मलबा भी लेके गिर रही थी नदियाँ। तो यहाँ पर क्या है, इस जगह पर नदियों का सब मलबा भरा हुआ है ना। तो ये जब प्लेट ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है टाइबेटियन प्लेट की ओर, तो ये जो मलबा, इस मलबा में क्या पड़ेगा, जो मलबा कंप्रेस होगा ना, संपीड़न होगा। तो जब मलबे में मलबा कंप्रेस हुआ तो ये मलबा ऊपर की ओर ऐसे उठना चालू हो गया, इस मलबे में क्या पड़ने लग गया, फोल्ड या वलन पड़ने लग गया। और यही इस मलबे में पड़ा हुआ जो फोल्ड या वलन है, यही है हिमालय, ठीक। और ये ऊपर वाला जो पहले से ऑलरेडी तिब्बतन प्लेट पर बना हुआ था, ये है ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय पार का क्षेत्र, बता चुका हूं मैं, है ना। तो ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, और ये जो पूरा इस गर्त में मलबा भरा हुआ है, इस पे क्या हुआ, ये प्लेट ऊपर की ओर लगातार आती चली जा रही है। तो इसमें क्या होगा, वो दबेगा ना, दबेगा तो ऊपर की ओर उठेगा, तो वही ऊपर की ओर उठा, वो बन गया क्या, हिमालय। अब यहाँ से नदियाँ निकली रही थी, अभी जब हिमालय ऊपर उठ गया तो हिमालय के ऊपर क्या बन गया, ग्लेशियर। और जब ग्लेशियर बन गए तो ग्लेशियर भी पिघल कर यहीं गिरना चालू हो गए, जैसे कि गंगा नदी, यमुना, है ना, ये सारी जो नदियाँ हैं ये हिमालय से निकल रही है, हिमालय से। तो ये सारी नदियाँ भी इसी गड्ढे पर जाके गिर रही हैं। ये जो गड्ढा है ये अभी बचा हुआ है इस गड्ढे पर, और धीरे 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 इस पूरे गड्ढे को क्या कर दिया नदियों ने, भर डाला। और यही आजकल हमको क्या दिख रहा है, मैदान दिख रहा है। और इसी मैदान में ही स्थित है पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक। तो उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के, दूसरा पॉइंट लिखे, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गंगा यमुना का मैदान, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गंगा यमुना का मैदान, हिमालय का तराई एवं भाबर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गंगा यमुना का मैदान, भाबर एवं तराई क्षेत्र तथा हिमालय का तराई क्षेत्र। तराई होता है, ये ऐसे हिमालय है, हिमालय के दक्षिण का जो क्षेत्र होता है ये होता है तराई, जो नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है तराई। तराई एक मैदान है ना। सबसे पहले जब नदियाँ यहाँ से पर्वत से नीचे उतरेंगी तो सबसे पहले यहाँ पर मैदान का निर्माण करेंगी, जिसे कहा जाता है भाबर का मैदान, भाबर का मैदान। इस भाबर के मैदान के नीचे जो मैदान बनेगा इसे कहते हैं तराई का मैदान, ठीक है। तो ये हिमालय का भाबर एवं तराई का भी मैदान आ जाएगा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। पहला क्या गया, पहला तो गंगा यमुना का मैदान वाला भाग आ गया, बीच वाला। दूसरा आ गया ये हिमालय का तराई और भाबर वाला क्षेत्र, ये भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और कुछ आता है इस प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग, प्रायद्वीपीय पठार का ये उत्तर वाला भाग। तो ये वाला पूरा क्षेत्र मिला के क्या बन गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गंगा यमुना का मैदान, हिमालय का भाबर एवं तराई क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग आता है, और प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखो उत्तर प्रदेश में भाबर, उत्तर प्रदेश में भाबर, तराई, उत्तर प्रदेश में भाबर, तराई, बांगर एवं खादर के मैदान स्थित है, भाबर एवं खादर के मैदान स्थित है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, खादर के मैदान। तुम लोग जो लोग आए होंगे उनको आइडिया होगा, पढ़े हो कि नहीं, आइडिया है कि लोग आए थे।
अब तुम लोग आते नहीं हो तो बताओ नीचे क्या किया। ये हिमालय, ठीक है, और ये है प्रायद्वीपीय पठार, ये है प्रायद्वीपीय पठार, है ना। ये मान के चलिए कि ये है उत्तर और ये है दक्षिण, ये है हिमालय और ये है प्रायद्वीपीय पठार। बीच में क्या है, बीच में ये पूरा वो गर्त था जो सिंपलाइन, है ना। अब क्या हो रहा है, मैंने बताया रिवर्स नीचे की ओर फ्लो करेंगी, है ना, नदियाँ नीचे की ओर फ्लो करेंगी। और जब नीचे की ओर फ्लो करेंगी तो नदियों की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी ना, नदियों की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, नदियों में एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब नदियाँ क्या करेंगी, ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानों को अपने साथ तोड़ के नीचे लेके आएंगी। तो अब चूँकि नदियों में वेग और ऊर्जा दोनों ज़्यादा है तो नदियाँ अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों को नीचे भिड़ा के लेके चली आ रही हैं। तो यहाँ पर तो ढाल में बह रही है ना, तो बड़ी बड़ी चट्टानों को पूरा बहा करके लेके आएंगी। लेकिन जब वो हिमालय के गिरिपात पर आएंगे, यानी हिमालय के दक्षिण में आ जाएंगी जहाँ पर ढाल कम हो जाएगा, जब ढाल कम हो जाएगा तो नदियों का जो वेग है वो भी कम हो जाएगा। भाई देखो नदियाँ ऐसे आ रही है ना, और फिर यहाँ पर हल्का सा ढाल कम हो गई तो नदियों का वेग भी कम हो गया, नदियों की ऊर्जा भी कम हो गई। तो नदियों में जो बड़ी बड़ी चट्टान और पत्थरों को अपने साथ लेके आ रही थी, अब नदियों में इतनी ऊर्जा नहीं रह गई कि वो उनको और आगे भाग के ले जाए। तो वो क्या करेंगी, वो यहीं पर बड़े बड़े चट्टानों को इकट्ठा कर देंगे। तो ये क्या है, हिमालय का गिरिपात का क्षेत्र है ना, गिरिपात, गिरी मीन्स पर्वत और पाद मीन्स पैर। तो हिमालय के पर्वत का गिरिपात क्षेत्र है ये। यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टान और पत्थरों को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया और एक बड़े क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थरों और जिन्हें बोल्डर्स कहेंगे उन सबको इकट्ठा करके छोड़ दी। ठीक, तो ये एक लंबे क्षेत्र में ये सब इतने बड़े बड़े चट्टानें फैली हुई हैं, इसी को कहते हैं भावर का मैदान। जहाँ पर नदियाँ क्या करें, ऊपर से जो चट्टानें अपने साथ ले लेके आ रही हैं, चट्टानों को जहाँ पर इकट्ठा कर दें नदियाँ, उसी को कहेंगे भावर का मैदान। ठीक, अब ये जो भावर का मैदान है, जो भावर का मैदान है, अब इस भावर के मैदान में चूंकि बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ना, तो जो नदियाँ हैं तो नदियाँ क्या ऐसे ऊपर से बहेंगी कि नदियाँ से नीचे से होकर बहेंगी? बड़ी बड़ी चट्टान है तो नदियाँ से ऊपर से तो बहेंगी नहीं, नदियाँ तो उन चट्टानों के और उन पत्थरों के अंदर से बहेंगी ना, नीचे से। भाई तो एक गिट्टी एक तसला गिट्टी डाल दो और एक बाल्टी में पानी डालो इधर से ऊपर से, तो क्या पानी ऊपर से बहता हुआ थोड़ा दिखाई देगा? जितने क्षेत्र में गिट्टी पड़ी है उतने क्षेत्र में आपको पानी दिखाई नहीं देगा, लेकिन पानी नीचे नीचे से बह रहा है धीरे धीरे, और थोड़ी देर बाद जब पानी उन गिट्टी के बाहर निकल आएगा तो फिर तुम्हें दिखना चालू कर देगा, है ना। तो यही चीज़ है, यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो नदियाँ क्या करेंगी, इनके ही नीचे से होकर बहेंगी। और आप ऊपर जब आप यहाँ पर आप खड़े हैं और ऊपर खड़े होकर आप देख रहे हैं तो आपको ऊपर क्या दिखाई देगी, केवल चट्टानें दिखाई देंगी, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि नदी यहाँ पर क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। यहाँ पर इतने क्षेत्र में नदी दिखाई देगी क्या? भाई नदी तो नीचे से बह रही है ना, कितने क्षेत्र में नदी दिखाई नहीं देगी। तो आप क्या कह देंगे कि भावर के मैदान में जो नदियाँ हैं, नदियाँ क्या हो जा रही हैं, विलुप्त हो जा रही हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। और दूसरी बात ये बताओ, इस क्षेत्र में तुम खेती कर पाओगे कि नहीं? खेती कैसे कर पाओगे जब वहाँ की चट्टानें हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, भावर का क्षेत्र, ये कृषि के लिए भी क्या हो गया, अनुपयुक्त हो गया, एग्रीकल्चर भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले ये भी देखिए मैदान का ये हिस्सा हो गया ना भाई, हिमालय तो पर्वत है, तो पर्वत के बाद क्या आएगा, मैदान। तो ये मैदानों की ये भी एक संरचना हो गई। तो ये मैदानों में सबसे पहले किसका निर्माण होता है, भावर का। मैदानों के क्रम में सबसे पहले मान लीजिए मैं ये मैदान बना दूँ ऐसे, फिर मैदानों में सबसे पहले निर्माण होता है भावर का, और भावर के बाद फिर निर्माण होता है तराई का। निर्माण है हो रहा है तराई का, ठीक। तो ये हो गया भावर। अब नदियाँ जो हैं, नदियों में अभी भी थोड़ा बहुत ऊर्जा ये बची हुई है कि नदियाँ अभी भी क्या करें, अभी भी ये छोटे मोटे जो बजरी है, कंकड़ है, मिट्टी है, इन सबको तो अभी बहा के लेके जाएगी। बड़ी चट्टानों को उसने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत इसमें ऊर्जा है, फिर नदियाँ और आगे बढ़ी। अब नदियाँ जब और ज़्यादा समतल में पहुँचेंगी, नदियाँ और ज़्यादा टाइम पहुँचेंगी, समतल में पहुँचेंगी, तो नदियों की ऊर्जा और कम हो गई। और जब नदियों की ऊर्जा कम हो गई, यहाँ पर क्या कर देंगी, जो मिट्टी बजरी बालू है ना, कंकड़ और सब लेके आ रही थी, उनको भी यहाँ पर नदियों ने क्या कर दिया, छोड़ दिया।
अब चूंकि ये वाला क्षेत्र अपेक्षाकृत समतल है, नदियों की ऊर्जा और कम हो गई और उसके बाद नदियाँ अपने बीच बीच में सेडिमेंट्स अवसादों का भी जमाव कर दी, तो यहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती है, कई धाराओं में बढ़ जाती हैं। भाई बीच में इनकी नदियों के बीच में अवरोध आ गया, अवरोध आ गया तो नदियाँ क्या हो जाएंगी, कई भागों में बढ़ जाएंगी और ये पूरा यहाँ पर खूब सारा दलदल नुमा क्षेत्र बन जाएगा। भाई मिट्टी उट्टी भी है ना, बजरी भी है, सब है और पानी भी कई धाराओं में बढ़ गया है, तो यहाँ पर कैसा क्षेत्र बन जाएगा, बिल्कुल दलदली क्षेत्र बन जाएगा, दलदली एरिया। और इसी मैदान को हम कहते हैं तराई का मैदान। ठीक, तो सबसे पहले क्या मैदान बना, भाबर का, और फिर मैदान बना तराई का। ठीक, अब ये जब नदियाँ इस तराई के मैदान से बाहर निकलेंगी तो ये नदियाँ सब अलग अलग नामों जाने लगी। एक ऐसी दूसरे क्षेत्र में घुस गई, जैसे एक्स नाम से, एक वाई नाम से, जेड नाम से, है ना, ऐसे ऐसे नाम से सब नदियाँ अलग अलग क्षेत्रों में घुस गई और इनका अलग अलग नाम जाने लग गया। अब नदियाँ आगे बहती हुई चली आ रही हैं, नदियाँ से मैदान में बहती हुई चली आ रही हैं। ठीक, ये नदियाँ इस तरीके से मैदान में चली आ रही हैं। इनके और समतल में जब नदियाँ आ गई तो इनकी ऊर्जा और कम हो गई, तो जो इनमें और मिट्टी थी, भाई बजरी उजरी तो सब यहीं छोड़ आई, अब इनमें जो और मिट्टी वगैरह है वो भी यहाँ पर क्या कर देंगी, जमाव कर देंगी। जब भी इस नदी में बाढ़ आया करेगी तो नदी के बाढ़ से ये वाला क्षेत्र, इतना क्षेत्र मान लो क्या हो गया, बाढ़ग्रस्त हो गया, इतना क्षेत्र हो गया बाढ़ग्रस्त, नदी में बाढ़ आई ना तो इतना क्षेत्र हो गया बाढ़ग्रस्त। तो जब बाढ़ जब लौटेगी तो नदियाँ यहाँ पर अपना सारा वो जो मिट्टी उट्टी थी वो सब फैला जाएंगी। भाई कभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र देखो ना, बाढ़ अगर आती है तो बाढ़ के बाद वहाँ पर क्या होती है कि बहुत सारी बालू और मिट्टी सब छोड़ जाती है नदियाँ। तो नदियों ने एक बड़े क्षेत्र में अपनी क्या करी, वो सारा जो सेडिमेंट था, मिट्टी उट्टी थी, ये सारे क्षेत्र में नदियाँ छोड़ दी। ठीक, तो यहाँ से क्या बन गया, ये नदियों के द्वारा निर्मित, नदियों के द्वारा लेके आई गई जो जलोढ़ मिट्टी है ना, इस जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान हो गया। ये नदियों की जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्या हो गया, ये मैदान हो गया। ठीक है, अब नदियाँ मान लीजिए और आगे बढ़ रही हैं, कुछ समय के बाद अच्छा देखिए नदियाँ हमेशा अपने बेसिन में बहती हैं। कभी नदियों को देखा है ना, नदी तक जाने के लिए आपको थोड़ा सा फिर ढाल में जाना पड़ता है। नदियाँ अभी गांव में अगर नदी बहती है तो गांव ऊंचाई पर स्थित होता है, लेकिन जो नदी होती है, नदी थोड़ी गहरी में होती है ना, है ना, उसको कहते हैं नदी का बेसिन। नदी गहराई में बह रही होती है तो क्या कहते हैं, नदी का बेसिन। और नदी की प्रॉपर्टी होती है कि नदी जहाँ बहती है वो काटते हुए बहती है अपने बेसिन को। ठीक, तो अभी नदियाँ इस क्षेत्र में बह रही थी, कुछ समय के बाद जो नदियां हैं, मान लीजिए ये वाला क्षेत्र धीरे धीरे मिट्टी का जमा होता गया, ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, ऊंचा हो गया, और अब नदी कहाँ बह रही है, नदी बह रही है इस अपने बेसिन में, है ना, नदी क्या बह रही है इस बेसिन में। और बेसिन क्या है, बेसिन है गहरा, अपेक्षाकृत इस क्षेत्र से क्या है, बेसिन गहरा। अब जब भी बाढ़ आएगी तो बाढ़ इस वाले क्षेत्र में आया करेगी, इसके बेसिन और आसपास के क्षेत्र में। अब ये बाढ़ का पानी यहाँ ऊंचे वाले क्षेत्र में तो आ नहीं पाएगा, नदी इस तरीके से बह रही है ना, तो अब नदी जहाँ पर मान लीजिए ये इस तरीके से नदी बहती चली जा रही है ना, और ये वाला जो क्षेत्र है, ये पहले कभी यहाँ से नदी बहा करती थी इस वाले क्षेत्र से, ये वाले क्षेत्र से नदी पहले कभी बहा करती थी इस दूर वाले क्षेत्र से, और अब नदी कहाँ से बहने लगी है, क्योंकि नदी ने अपने बेसिन को गहरा कर लिया है ना, तो नदी अपने इस बेसिन वाले क्षेत्र से केवल बह रही है, और ये इधर वाला क्षेत्र क्या हो गया, अपेक्षाकृत ऊंचा हो गया। तो एक तो नदी में इस तरीके से हो गई, या फिर कभी कभी नदी अपना रास्ता बदल लेती है। अभी नदी यहाँ से बह रही है, हो सकता है कुछ समय बाद नदी और दूर से, अगर आप नदी देखेंगे ना तो गाँव में अगर तुम लोग पूछोगे अपने, तो सब लोग कहते हैं कि नदी पहले वहाँ से बहा करती थी, अब नदी यहाँ आ गई। नदी लगातार धीरे धीरे शिफ्ट होती जाती है। चिल्ला अगर तुम जाओगे तो चिल्ला में देखिए कि लगातार नदी इधर की ओर, बांदा की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। फतेहपुर का जो रकबा है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर तो फतेहपुर से अगर आना उधर से दिल की तरफ से, तो तुम देखोगे कि जो उधर का जो मैदान है वो बहुत बड़ा है, बिल्कुल जो रेत वाला हिस्सा है। और इधर भाई पुल में आप चढ़ेंगे ना, पुल में जब आप चढ़ेंगे तो जैसे ही बिल की तरफ से आप आएंगे ललौली के बाद, तो आप जैसे पुल में चढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़ा मैदान है पूरा, जहाँ पर बालू है बिल्कुल फैली हुई है, वो काफ़ी बड़ा एरिया है। और जैसे ही फिर आप नदी के ऊपर आएंगे, आप तुरंत देखेंगे कि नदी के बाद तुरंत कदार आ जाती है। बांधा, इधर फतेहपुर है, इधर बांधा है, बीच में नदी ने क्या कर रखा है, प्राकृतिक सीमा बना रखी है। तो फतेहपुर का जो क्षेत्र है वो बड़ा होता चला जा रहा है, क्योंकि नदियाँ क्या है, नदियाँ लगातार इधर की ओर शिफ्ट होती जा रही है बांधा की ओर, तो बांधा का जो रकबा है वो छोटा होता चला जा रहा है। नदी लगातार उसको काटती चली जा रही है और उधर का क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है। तो नदी पहले उधर से बहा करती थी, अब धीरे धीरे नदी इधर की ओर शिफ्ट होती चली आ रही है। अब जब भी नदी में बाढ़ आएगी तो जहाँ वर्तमान में नदी बह रही है उसी क्षेत्र को तो केवल बाढ़ग्रस्त करेगी ना, उस दूर वाले क्षेत्र पर नदी का पानी थोड़ा पहुँच पाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि अब वो क्या हो गया, ऊंचा भी हो गया, दूर भी हो गया। तो यही चीज़ है, इसको माने ये वही ऊंचा क्षेत्र और दूर वाला क्षेत्र है, और अब नदियाँ बह रही हैं इस वाले क्षेत्र में। तो अब जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ में केवल ये वाला क्षेत्र डूबेगा, ना कि ये ऊंचा वाला क्षेत्र। ठीक, लेकिन बना ये भी एक समय जलोढ़ मिट्टी से था और बना ये भी जलोढ़ मिट्टी से है, लेकिन ये कहाँ, ये वाली जो जलोढ़ मिट्टी है कैसी हो गई है, ओल्ड, पुरानी हो गई ना जलोढ़ मिट्टी, इसी को हम कहते हैं बांगर। और ये वाली जो मिट्टी है क्या बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर साल नदी का बाढ़ का पानी इस क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त कर देता है। तो ये जो ये है न्यू जलोढ़ या नई जलोढ़ या न्यू एल्वेल का क्षेत्र, और इसी को कहते हैं भाबर। तो मैदान के 4 भाग हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो आजकल जो नदी का जो बाढ़ का पानी जिसको बाढ़ग्रस्त कर रहा है वो है खादर। ठीक है, अब जहाँ नदी का पानी नहीं पहुँच पा रहा, ऊंचाई वाला क्षेत्र बांगर, या जिसे आप ओल्ड एल्वेल का क्षेत्र कह सकते हैं, पुरानी जलोढ़ का क्षेत्र। ठीक है ना, तो ये चारों ही क्या है, ये चारों ही मैदान के प्रकार हैं। और इस तरीके के चारों जो मैदान हैं ये उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में भाबर भी है, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश हिमालय के तराई के क्षेत्र में भी है। नेपाल वाला अगर हम क्षेत्र देखें जहाँ से नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के जिले सीमा साझा कर रहे हैं, तो वहाँ पर भाबर भी है। और फिर जब जैसे हम और थोड़ा सा दक्षिण में चले जाएँ तो वहाँ पर तराई भी है, जहाँ पीलीभीत है ना, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, ये सब क्या है, ये सब हिमालय के तराई के क्षेत्र हैं। और हम इधर चले जाएँ, हम उत्तर प्रदेश के हम ये गंगा यमुना वाले क्षेत्र में आ जाएँ बीचों बीच, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे अपने गांव वगैरह देखें तो गांव में खेतों में भी तो मिट्टी है। वो मिट्टी कहाँ से आई, यही नदियाँ ही तो एक समय कभी वहाँ से बहा करती थी। भाई आज से लाखों साल पहले नदियाँ पहले वहाँ से बहा करती थी, तो उस वाले पूरे क्षेत्र पर उसने क्या कर दिया, नदी वो अपनी मिट्टी को फैला दिया। जहाँ पर आजकल हम लोग खेत हैं तो वो है बांगर। और आप फिर खेतों से आप नदी की ओर जाएंगे तो नदी थोड़ा सा गहराई में बह रही है ना, तो आस पास का जो उसका क्षेत्र वो है खादर। तो हमें बांगर और खादर भी हमको मिल रहे हैं। ठीक, वो मिट्टी के टाइप ऐसा कुछ जलोढ़ है, एल्वेल। ठीक है, कहीं कहीं पर जो नदी है वो जिस जगह पर प्लेट्यू में काली मिट्टी का विस्तार है, पठार जो है कहीं कहीं पर काली मिट्टी का विस्तार है, तो वहाँ पर जो नदी बह रही है वहाँ पर आप देखेंगे आसपास काली काली मिट्टी होगी। एक्चुअली में जो नदी जो अपने साथ मिट्टी ले गई है जलोढ़ मिट्टी का कलर थोड़ा सा येलो होता है, लेकिन वो जलोढ़ मिट्टी में जब ह्यूमस मिल जाता है, बहुत समय से जलोढ़ मिट्टी है ना पड़ी है, उसमें जानवर भी मर जाएंगे, उसमें सब मिल जाएंगी मिट्टी में, है ना, पेड़ पौधों की पत्तियाँ भी सब उसमें मिल जाएंगी, वो उसे आप कहते हैं बायोह्यूमस। तो जब बायोह्यूमस जब मिट्टी में मिल जाएगा तो जो पीली मिट्टी है वो काली दिखाई देने लगेगी। अपने तरफ ब्लैक सॉइल नहीं है, बहुत कम क्षेत्रों में थोड़ा बहुत ब्लैक सॉइल है, तो आपको ऊपर से काली काली मिट्टी दिखाई देगी, लेकिन जब तुम उसको खोदोगे तो नीचे पीली कलर की दिखाई देगी। आपने तो अगल बगल देखोगे अगर तो तुम्हें लगेगा यार हमारे यहाँ पे काली मिट्टी है, सब जगह से काली मिट्टी है नहीं अपने क्षेत्र में। लेकिन जब तुम उसको थोड़ा सा खोदोगे, मुश्किल से 6 सेंटीमीटर भी अगर तुम खोद दोगे, 6 इंच भी खोद दोगे, तो 6 इंच के बाद वो क्या दिखाई लगेगा, तुम्हें पीली पीली दिखने लगेगी। और तुम एक आध खोदो देखो बिल्कुल पीली मिट्टी निकलेगी, क्योंकि ऊपर की जो परत है उसमें क्या मिल गया, बायोमास, ह्यूमस मिल गया। ठीक है ना, और नीचे क्या है, नीचे की परतों में ह्यूमस नहीं है, तो नीचे वो पीली कलर की दिखाई देगी तुम्हें। हाँ, टैंक वगैरह अगर देखो तो सबसे ऊपर पहले काली काली सी मिट्टी निकलेगी और नीचे भी पीली पीली मिट्टी निकलेगी। देखिए नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, गलत ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो काली मिट्टी है एक्चुअली में काली मिट्टी का निर्माण होता है या फिर मैं कहता हूँ काली मिट्टी बनती है लावा मिट्टी से, जहाँ पर लावा का उद्गार होता है हुआ है। जैसे कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में लावा का उद्गार हुआ, तो जहाँ पर दक्कन ट्रैप स्थित है, पूरा दक्कन का पठार है, मालवा का पठार, जहाँ पर लावा का उद्गार हुआ है, तो लावा जितने क्षेत्रों में फैल गया वहाँ पर लावा ठोस होकर के जम गया, चट्टानों बन गया, और जब चट्टानें टूटी तो वो काली मिट्टी का विस्तार हो गया उस क्षेत्र में। चट्टानें जब टूटी तो किसमें बन गई, मिट्टी में कन्वर्ट हो गई चट्टानें, तो वहाँ पर काली मिट्टी है। दरारी उद्वेलन हुआ तुमसे कहा गया। ठीक है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में प्लेट्स टूट गई तो नीचे जो मैग्मा भरा हुआ वो बाहर आ गया लावा के फॉर्म में, और लावा एक बड़े क्षेत्र में फैल गया, और हजारों लाखों साल बाद वही जो चट्टानें हैं आग्नेय शैलें, वो आग्नेय शैलें टूट गई और टूट गई किसमें कन्वर्ट हो गई, काली मिट्टी में। तो वो है एक्चुअली काली मिट्टी। अगर आपको काली मिट्टी देखना है तो आप गुजरात और महाराष्ट्र में देखिए, वहाँ पर है और में काली मिट्टी को ब्लैक कलर की। ठीक, ये जो जलोढ़ मिट्टी है एक्चुअली में पीली कलर की होती है।
भाई क्योंकि नदियाँ अपने पर्वतों को काट काट के लेके आ रही हैं, नदियाँ लगातार पर्वत को काट काट के नदी लेके आ रही हैं, और तो पर्वतों से ही ये जो जलोढ़ मिट्टी है पर्वतों से ही आई है। तो कैसी है, पीली कलर की है, हल्की ब्राउन ब्राउन, पीली पीली है, ब्राउन कलर की है ना। और वही जो उसकी जो ऊपरी परत है उसमें बायोमास मिल गया तो ब्लैक दिखने लगे। वो ब्लैक सॉइल नहीं है, ब्लैक दिखने लगी तो ब्लैक सॉइल नहीं है, ठीक। उसमें बायोमास से मिला, बायोमास ब्लैक कलर का होता है। बायोमास क्या होगा, ब्लैक कलर का हो जाता है। भाई तुम्हारी सब्जी वब्जियाँ सड़ गई तो बाद में काली नहीं पड़ जाती, बिल्कुल सब्जी वब्जियाँ सड़ गई उनको रख दो एक जगह पर और देखो 8-10 दिन के बाद काले कलर का हो जाएगा, ठीक। तो यही सब मिट्टी में मिल गई ऊपरी परत में, तो कैसी हो गई, ब्लैक हो गई। और उसको जब तुम ऊपर की परत हटा दो तो नीचे क्या निकलेगी, पीली निकल आएगी। जबकि जब अगर आप गुजरात और महाराष्ट्र जाएंगे तो चाहे तुम जितना खोद डालो काली ही काली मिलेगी, क्योंकि वो काली मिट्टी है, ठीक है। तो अपना जो क्षेत्र है यहाँ पर एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा है। खेतों में भले तो मिट्टी थोड़ी थोड़ी काली दिखने लगेगी, लेकिन क्यों, वो बायोमास है, ठीक। तो अपने यहाँ जो इधर वाला जो क्षेत्र है ना, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र या बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर बांगर और खादर मिट्टी मिलती है। बांगर मिट्टी जहाँ पर नदी के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता, बांगर, और जहाँ पर नदी के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँच जा रहा है, खादर। तो ज़्यादा उर्वरता कौन सी मिट्टी की होगी, खादर की, क्योंकि हर साल नदी नई मिट्टी ला रही है और नई मिट्टी की उर्वरता ज़्यादा होती है। तो वो क्या है, सबसे ज़्यादा उर्वरक, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा है ना, उर्वरता सबसे ज़्यादा है खादर मिट्टी की। तो उसमें हम खाद भी नहीं हमको डालना पड़ता, हो जाती है फसल। लेकिन जो बांगर मिट्टी है उसकी उर्वरता क्या हो गई, धीरे धीरे घट गई है, तब हमें उसको फर्टिलाइजर डालना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो कहाँ पर थे हम लोग, हाँ, उत्तर प्रदेश में भाबर, तराई, बांगर और खादर के मैदान मिलते हैं। नेक्स्ट वन लिखिए, हाँ लिखिए, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। कहाँ से 250 मीटर, समुद्र तल से लगभग 250 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र का ढाल, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। देखिए ऐसे रेखा, नदियाँ उत्तर पश्चिम से कहाँ की ओर बहती हैं, दक्षिण पूर्व की ओर बह रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। देखो उत्तर प्रदेश में चंबल, उत्तर प्रदेश में चंबल तथा कुछ मात्रा में यमुना नदी के द्वारा, उत्तर प्रदेश में चंबल तथा कुछ मात्रा में यमुना नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन के द्वारा, यमुना नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन किया गया है। उत्तर प्रदेश में चंबल तथा कुछ मात्रा में यमुना नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन, जिसे गली इरोजन कहते हैं, अवनालिका अपर्दन किया गया है, जिससे अवनालिका अपर्दन किया गया है, जिससे बीहड़ों का निर्माण हुआ है, जिससे बीहड़ों का निर्माण हुआ है, जिससे बीहड़ों का निर्माण हुआ है। ठीक, तो बीहड़ क्या है, जब नदी क्या करती है अपने आसपास के क्षेत्र को काट देती है, काट के गहरी गहरी नालीनुमा संरचनाएं बना देती है, ठीक है। उन्हीं गहरी गहरी नालीनुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं, बीहड़। तो अगर आप भिंड बनाने वाले क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, देखिए तो भिंड बनाने वाले क्षेत्र में क्या है कि गहरी गहरी नालियाँ बनी हैं। आप भिंड बनाने से इटावा की तरफ आइए तो इटावा में भी क्या है, आपको बीहड़ मिलेंगे, वहाँ पर भी गली इरोजन या अवनालिका अपर्दन किया गया है, जिसे बैडलैंड टोपोग्राफी कह देते हैं। तो ये किसने किया, नदियों ने काट डाला इस क्षेत्र को, उत्खनित कर डाला है, ठीक है। तो यही क्या है, बीहड़। अब बीहड़ क्या होते हैं, ऐसे जैसे मान लीजिए मैदान है और ऐसे गहरी गहरी नालीनुमा संरचनाएं बनी, गहरी गहरी,
अब इसमें अगर कोई व्यक्ति अगर नीचे छुपा हुआ है तो ऊपर से अगर ऊपर से कोई व्यक्ति देख रहा है तो दिखेगा ही नहीं, है ना, यहाँ पर दूसरा दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से काफ़ी सारी गहरी गहरी संरचनाएं होती हैं, यही है बिहड़। तो ये क्या चाहिए, डाकुओं के बढ़िया आश्रय है ना, यहाँ पर डाकू तो क्या रहते थे, तो ऊपर से पुलिस देख ही नहीं पाएगी कहाँ डाकू छुपे हुए हैं। ठीक, मानीपुर वगैरह में बहुत कम मात्रा में है ना, लेकिन जो है मेन जो अगर आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश में इटावा वाले क्षेत्र में। ठीक है, और एमपी में आप देखेंगे भिंड मुरैना सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा बिहार से किसी क्षेत्र है। ठीक, तो कौन सी नदी ने इसको बनाया है, चंबल नदी ने। और चंबल नदी निकल रही है मध्य प्रदेश से, चंबल निकल रही है मध्य प्रदेश से, लेकिन मध्य प्रदेश से आने के बाद यहाँ पर है इटावा, ये आ जाती है इटावा में, और इटावा में ही ये मिल जाती है कैसे, यमुना से, ये यमुना ये चंबल, और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में ये मिल जाती है यमुना से। और इस पूरे क्षेत्र में इनने क्या कर रखा है, नदियों ने पूरे क्षेत्र को काट रखा है और काट करके बीहड़ों का निर्माण कर रखा है। तो क्या हम लोग लिख रहे थे, चंबल और यमुना नदी ने उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण किया है। इसी के आगे लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। सर्वाधिक प्रभावित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र को बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र को बुंदेलखंड कहते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र को बुंदेलखंड कहते हैं, जो कि एक पठारी क्षेत्र है, जो कि एक पठारी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण है, उसमें प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी वाला भाग भी आता है, तो बुंदेलखंड उसी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर वाले भाग में स्थित है। तो आपने बांदा, आप बांदा, महोबा, इसको देखिए चित्रकूट, देखो रोडें ऐसी ऐसी बनी हुई हैं। और यहीं तो पूर्वांचल में चले जाओ यूपी में तो बिल्कुल समतल रोडें मिलेंगी, तुमको रोड बिल्कुल ऐसी ऐसी नहीं मिलेगी। और तब चले जाइए महोबा, चले जाइए चित्रकूट, चले जाओ चित्रकूट, ठीक है, रोडें कैसी हैं चित्रकूट में, इस तरीके से है, फिर ऐसे इस तरीके से रोडें बनी है चित्रकूट में। सेम महोबा में भी ऐसी रोडें बनी है, बांदा में भी आप देखिए, बांदा में बहुत ढाल है। ठीक, तो ये सब क्या है, ये है प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी वाला भाग है वो है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड जितने झांसी चले जाए, झांसी में भी रोडें ऐसे बनी हैं, पूरे मोहल्ले, कोई मोहल्ले से ऊंचाई में है, कोई नीचे है, रोडें इस तरीके से पूरी जमती रोडें बनी हुई हैं। क्योंकि ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये इस प्रायद्वीपीय पठार का इस वाले भाग में स्थित है, ये बुंदेलखंड। तो पठार में स्थित है, तो पठार में इसी तरीके से है, या तो आप पूरा भाई पठार को खोद करके आप समतल करो, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, और बाकी ये वाला जो हिस्सा ये क्या है, ये बिल्कुल मैदान में है। देखिए पूर्वांचल वाला बिल्कुल मैदान में है, तो मैदान तो बिल्कुल समतल ही होगा ना, क्योंकि वहाँ नीचे मिट्टी है और यहाँ नीचे क्या है, पठार है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का दक्षिण वाला भाग बुंदेलखंड है, जो कि एक पठारी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में चंबल, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में चंबल, सिंध, बेतवा एवं केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन एवं सोन आदि प्रमुख नदियां बहती हैं, एवं सोन आदि प्रमुख नदियां बहती हैं। अब एक चीज देखिए, अब एक बार बताओ उत्तर प्रदेश का ढाल किस तरफ होगा, मतलब सॉरी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एज्यूम करो, बुंदेलखंड का ढाल किस तरफ होगा, कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। भाई देखिए ये है ना बुंदेलखंड, ये है बुंदेलखंड, ये है बुंदेलखंड। अब ये चूंकि पठार है ना, तो पठार देखिए, पठार ऐसा है पठार, तो पठार का ढाल
उत्तर की ओर ही वाला होगा, ये वाला हिस्सा का ढाल कहाँ पे होगा, उत्तर की ओर होगा। और तो यहाँ पर जो भी जिले स्थित है उनकी ढाल कहाँ की ओर होगी, उत्तर की ओर होगी। बाकी जो उत्तर प्रदेश है उसका ढाल कहाँ की ओर है, ऐसे है। लेकिन बुंदेलखंड का ढाल किधर की ओर होगा, उत्तर की ओर होगा, क्योंकि ये प्रायद्वीप पठार के उत्तरी वाले हिस्से में है, तो ढाल भी तो उत्तरी की ओर होगा। तो यहाँ पर जो भी नदियाँ बह रही हैं बुंदेलखंड में, वो सब नदियाँ ऐसे बहती हैं, उत्तर की ओर बहती हैं। और बाकी जो इधर पर जो नदियाँ बह रही हैं उत्तर प्रदेश के ऊपरी वाले हिस्से में, वो सारी नदियाँ ऐसे बह रही हैं, क्योंकि यहाँ की ढाल कैसी है, यहाँ की ढाल मैंने आपको बताई थी दक्षिण पूर्व की ओर है। तो यहाँ ऊपर की जो सारी नदियाँ हैं, चाहे वो रामगंगा हो, है ना, चाहे वो जो है आपकी घाघरा गोमती ये सब हो, या गंगा हो, इन सब की ये सब किस तरीके से बह रही है, इस तरीके से बह रही है। ये सब भाई जो हिमालय से निकल रही है वो ऐसे बह रही हैं, यहाँ से जैसे गंगा आ रही है वो ऐसे बह रही है, यमुना ऐसे बह रही है ना। तो ये सारी नदियाँ कहाँ की ओर बह रही है, दक्षिण पूर्व की ओर। लेकिन जो नदियाँ बुंदेलखंड में बह रही हैं वो सब ऐसे बह रही हैं। तो चंबल को देखिए, चंबल भी ऐसे बह रही है, सिंध भी ऐसी बह रही है, बेतवा भी ऐसे बह रही है, केन भी ऐसी बह रही है, सोन नदी भी ऐसी बह रही है, थोड़ा सा निकल रही है सोन और उत्तर की ओर बह रही है, और सोनभद्र होते हुए जाके बिहार में जाके मिल जा रही है सोन गंगा से। तो ये बुंदेलखंड का जो ढाल है कहाँ की ओर है, उत्तर की ओर है। तो नदियाँ भी कहाँ की ओर बह रही है, उत्तर की ओर बह रही है। ठीक, अगला पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं, धान, आलू, गेहूं, धान, आलू एवं गन्ना है। गेहूं, धान, गन्ना एवं आलू है, ठीक है। वहीं बुंदेलखंड के, वहीं बुंदेलखंड एवं यूपी के अन्य पठारी क्षेत्रों की मुख्य फसल, वहीं बुंदेलखंड एवं यूपी के अन्य पठारी क्षेत्रों की मुख्य फसल दलहन एवं तिलहन फसलें हैं। बुंदेलखंड एवं उत्तर प्रदेश के अन्य पठारी क्षेत्रों की मुख्य फसल दलहन एवं तिलहन फसलें हैं। ठीक है, तो हमारे बुंदेलखंड में कौन सी फसल ज़्यादा होती है, धान होता है क्या ज़्यादा, नहीं होता धान ज़्यादा ना, क्योंकि धान के लिए कैसी ज़मीन चाहिए, थोड़ी गहरी चाहिए। और उत्तर प्रदेश गहरा है क्या, ये सॉरी बुंदेलखंड गहरा है क्या, नहीं, बुंदेलखंड तो ढाल में स्थित है, बिल्कुल पठार में स्थित है ना, पठार में स्थित है, तो यहाँ पर ढाल कम है। मान लीजिए कुछ जगह पे जैसे कि अब आप मान लीजिए तर्रा के आसपास चावल हो रहा है, थोड़ा बहुत खरानी कर रहा, तो वो थोड़ा सा क्या है, वहाँ पर उस जगह पर जमीन जो पठार है वो थोड़ा सा पठार, भाई पठार भी तो ऐसे ऊँचे ही थोड़ा होगा, पठार भी तो ऐसे ऐसे होगा। तो जो हल्का सा जो हिस्सा थोड़ा सा गहरा हो गया वहाँ पर हो रही है, चावल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चावल बहुत ज़्यादा नहीं होता बुंदेलखंड में, जबकि पूर्वांचल में चलिए चावल है, ज़्यादा चावल होता है। क्यों चावल होता है, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा मैदान में स्थित है, समतल है और मिट्टी है वहाँ पर, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा गहरे गहरे करके खेतों को चावल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ की मुख्य फसलें होती हैं दलहन और तिलहन। तो दलहन में कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं, जैसे अरहर है, चना भी तो दलहन फसल है ना, मटर है, ये भी हो रहा है, मसूर भी होता है। ये तो आपने यहाँ देखो ना, कौन कौन सा जिला तुम्हारा, महोबा तुम्हारा बांधा ही है, गाँव से जुड़ी हो कि नहीं, आपका प्रॉपर बांधा है तुम्हारा, प्रॉपर बांधा। गाँव कौन सा, गाँव कौन सा, महोकर ना। तो कौन सी फसल ज़्यादा होती है तुम्हारे यहाँ, यही सब तो होती होंगी, अरहर होती होगी, चना होता होगा, मटर भी हो जाता होगा, है ना, लेकिन चावल वावल तो नहीं होता, ठीक। तो हमारा दलहन फसलें कम होता है, मतलब अब जो है करने को तो आदमी सेबो उगा लेगा बुंदेलखंड में, मैं क्या कह रहा हूँ, उगाने को तो उगा लेगा भाई, फिर एक दो पेड़ तो आदमी उगा ही सकता है ना अपना, यहाँ बिल्कुल टेम्परेचर ऐसा बना ले, बिल्कुल AC लगवा के बिल्कुल ठंडा, है ना, और बिल्कुल से उसको ठगवा करके बेहतरीन। ऐसे कैसे बादाम के पेड़ मैंने देखे हैं बांधा, घर बताओ, तो बांधा क्या बादाम जो है यहाँ की फसल है क्या, नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो तो देखिए एक दो पेड़ पौधे लगा लेने का मतलब ये नहीं खेती हो रही है, फिर एक बड़े क्षेत्र में जो फसल हो वो खेती। अब पौधे में तो अच्छा पौधे में तुम लगा लो, पौधे में तुम्हारे आराम से संतरा भी हो जाएगा, सेब का भी तो पौधा लगा लो,
और उसको बढ़िया अंदर बिल्कुल रखो, उसको समय पर उसको उठा के धूप में रख थोड़ा सा और फिर उठा के अंदर रख लो, तो सेब का पौधा भी हो जाएगा। लेकिन सेब जाने की जरूरत तो है नहीं ना, ठीक। तो अपने यहाँ जो ज़्यादा मात्रा में होगी दलहन फसलें होंगी, तिलहन फसलें होंगी। तिलहन में फसलों में कौन कौन से आती हैं, जिनमें तेल निकलता है ना, लाही हो जाती है ना, भिंडी हो जाती है, ठीक है, तिल हो जाता है। तो ये सारी फसलें, अच्छा ये जो फसलें हैं इनमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। इन फसलों में क्या होती है, सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। तो तिल में देखो कम सिंचाई, सरसों में देखो कम सिंचाई, तो इन फसलों को सिंचाई की कम आवश्यकता, 2-3 बार सिंचाई करती रहती, काम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी फसलें यहाँ होंगी। अपने यहाँ मोटा अनाज होता था, मोटा अनाज, अब इधर तो नहीं लोग ज्वार वगैरह लगाते हैं ना, पहले उत्तर यहाँ बुंदेलखंड में ज्वार ही ज़्यादा होता था, आदमी गेहूँ भी नहीं लगाता था, गेहूँ भी नहीं, तो गेहूँ को भी थोड़ा सा ज़्यादा पानी की आवश्यकता है ज्वार के कंपेरिजन में। तो जो मोटा जो अनाज है, ज्वार बाजरा वगैरह, वो भी ऐसी क्षेत्रों में फसल है जो कि सूखा क्षेत्र है, जहाँ पर बारिश कम होती है, सिंचाई की सुविधाएं कम है। अब सिंचाई की सुविधाएं डेवलप हो गई ना, तो अब लोगों की बारिश पर निर्भरता कम, सिंचाई की सुविधा डेवलप हो गई, तो लोग क्या करेंगे, चावल भी कर रहे हैं। आज से 20-25 साल पहले सिंचाई नहीं था और चावल को चाहिए बहुत पानी, तो जब तुम्हारे पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, पानी को बरसना नहीं, तो चावल कहाँ को लगा दोगे। तो चावल तो लोग अपने उसी खेतों में लगाते हैं जहाँ ट्यूब पे लगाए होते हैं, तो भर देते हैं पानी खेतों में, खूब हो जाता चावल। लेकिन आज से 20-25-30 साल पहले जब सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी और अपने यहाँ मानसून ऐसा नहीं था कि पानी प्रॉपर बरसे, पानी बरसेगा भी तो तुरंत ढालदार खेत है, तुरंत पानी बह जाएगा। अब पूर्वांचल में, बिहार में जो खेत है वो क्या है, थोड़े से गहरे हैं, तो पानी जब बरसेगा तो गड्ढों में पूरा पानी भर जाएगा, खेतों में भरा रहेगा, पर उसी में वो लोग चावल लगा देंगे। अब पानी भी खूब रह जाता है, मजेगा। अपने यहाँ ढालदार जमीन है, पानी तुरंत बह जाएगा, ठीक। सिंचाई का सुविधा तो कहाँ चावल लगेगा। अब तो वहाँ अगर चावल लगाया जा रहा है तो प्रॉपर सिंचाई का साधन होगा तब लगाया जा रहा है, ठीक है जी। तो ये उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल देख लिया, उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल दलहन एवं तिलहन फसलें हैं। साथ ही साथ मोटा अनाज में ज्वार बाजरा वगैरह आता है, साथ ही साथ मोटा अनाज भी यहाँ की मुख्य फसल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे नमी वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला सोनभद्र है, और सबसे कम नम भूमि वाले जिले बागपत और हाथरस है। बागपत और हाथरस, और सबसे कम नम भूमि वाले जिले बागपत और हाथरस। ठीक है, बागपत और हाथरस, बागपत और हाथरस। बुंदेलखंड में कम पानी बरसने का कारण क्या है, बुंदेलखंड में कम पानी बरसता उसका कारण क्या है, पहाड़ी एरिया, ऐसे का पानी बरसता है, तब तो फिर जो पूर्वोत्तर भारत पूरा पहाड़ी है, मानसून नहीं पड़ता, ठीक है। ये चूंकि पड़ता है वृष्ट छाया प्रदेश में, है ना, शैडो जोन में, तो बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है, शैडो जोन में। जैसे कि अरावली है ना, ये आपकी है विंध्याचल, नर्मदा वैली, सतपुड़ा, ताप्ती वैली, ठीक है। हुगली नदी बेसिन, क्या है, हुगली नदी बेसिन, यहाँ पर है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ, ठीक। अब क्या हुआ, देखिए ये है विंध्याचल ना, यहीं पर ये है बुंदेलखंड, ये है बुंदेलखंड, ठीक। बिल्कुल ये पठार का बिल्कुल उत्तरी वाला हिस्सा है ना,
ये बुंदेलखंड हो गया। अब जब मानसून आएगा तो देखिए मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून आया, मानसून आकर के यहाँ टकराया, यहाँ से दो भागों में बढ़ गया, दो शाखाओं में बढ़ गया मानसून। ठीक, इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये जो पूरा मानसून है इसको, ये मानसून कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो ये जब इक्वेटर को क्रॉस करता है दक्षिण पश्चिम मानसून तो कहाँ की ओर मुड़ जाता है? पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाता है ना, उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाता है जब मानसून इक्वेटर को क्रॉस करता है। तो ये जब इधर पर आके टकराया इस जगह पर, यहाँ पर हमारी नागरकोल की पहाड़ियाँ हैं ना, ये पूरा पश्चिमी घाट है, ये पूरा क्या है? पश्चिमी घाट। तो यहाँ से आकर के ये दो यहाँ से, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से जब टकराया तो ये मानसून आधा इधर की ओर चला गया और आधा इधर की ओर भिड़ रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक, तो इस दक्षिण पश्चिम मानसून की इधर वाली जो शाखा है इसको कहते हैं अरब सागर शाखा, और इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा। ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर बोल रहा है ना। और ये जब गया तो ये यहाँ पर जाके पश्चिमी घाट से टकराया है ना। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कहाँ आके टकराएगा? केरल में ना। तो सबसे पहले केरल में बारिश हो गई, इसलिए हम कहते हैं कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ टकराता है? केरल में। और फिर उसके बाद आगे मानसून कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र ऐसे टकरा रहा है। लेकिन देखिए पश्चिमी घाट स्थित है और पश्चिमी घाट मानसून को उधर की ओर नहीं आने दे रहा। ये सारे बादल पश्चिमी घाट में टकरा के इसी साइड बारिश कर देंगे, पश्चिमी घाट के पश्चिम वाली ढाल में बारिश हो जाएगी, इधर अंदर मानसून नहीं आ पाएगा। ये है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट ऐसे कटा फटा सा, मैंने पहले बताया था आपको। अब ये वाली जो मानसून है, ये मानसून ऐसे सीधे निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं मानसून ऐसे आया और ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक, मानसून क्या है? मानसून सीधे निकल गया। अब सीधे निकल करके ये कहाँ से जाके टकराया? मेघालय की पहाड़ियों में। ये ना मेघालय की पहाड़ियाँ, कहाँ टकराया? मेघालय की पहाड़ियों में, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो, खासी और जयंतिया में जाकर टकराया। तो जब टकराया तो यहीं पर इसने क्या कर दिया? बारिश कर दिया। लेकिन जब मानसून इन पहाड़ियों से टकराया मानसून, तो टकरा करके अब टकरा के मानसून मुड़ जाएगा। मानसून को मुड़ने के लिए क्या चाहिए? सामने कोई अवरोध चाहिए, बरसने के लिए भी अवरोध चाहिए। मानसून उड़ता चला जाएगा, अगर बीच में अवरोध नहीं आएगा तो उड़ता चला जाएगा। इधर से भी तो सर भारत की कोई जिले स्टेट पड़ते होंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो वहाँ हिमालय की पहाड़ी पहुँच नहीं सकते। मेघालय की पहाड़ियाँ ना कि हिमालय की। ठीक, तो मेघालय सबसे दक्षिण में तो मिलेगा भाई। पहले तो यहाँ पर ये बांग्लादेश है, ये है बांग्लादेश की जगह, और बांग्लादेश क्या पूरा मैदान है भाई। बांग्लादेश पहले तो ये बांग्लादेश पूरा मैदान है, बांग्लादेश में पर्वत है ही नहीं। ठीक, तो जब पर्वत नहीं है तो अवरोध नहीं आया, अवरोध नहीं आया तो बांग्लादेश में पानी नहीं बरसा। और बांग्लादेश को जैसे ही क्रॉस किया इसने, सबसे पहले मेघालय पड़ा। बांग्लादेश को जैसे आप बांग्लादेश के उत्तर में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? मेघालय दिखेगा। और मेघालय में ही है ये गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले इनको अवरोध क्या मिला? गारो, खासी और जयंतिया। तो बांग्लादेश में अवरोध नहीं इनको मिला, तो बांग्लादेश में नहीं बरसे और जाके सीधे कहाँ टकराया? जाके मेघालय की पहाड़ियों पर। और जब मेघालय की पहाड़ियों में टकराया तो यहीं पर क्या कर दिया? खूब बारिश कर दिए। सीधे चले जा रहे थे, वो सीधे चले जा रहे, बंगाल की खाड़ी से भी इन्हें पानी उठा लिया है ना। और पानी ले करके पूरा ले करके पानी चलेगा। यहाँ पर बांग्लादेश में अवरोध मिला नहीं। अगर बांग्लादेश में भी कोई पर्वत होता तो बांग्लादेश में भी खूब बरसते, तो मेघालय में जाके कम फिर आर्द्रता रह जाती। तो सीधे जाकर के पूरे नमी युक्त बादल से टकरा गए मेघालय में, और मेघालय में इन्हें खूब घनघोर बारिश कर दी। तो यहीं पर मेघालय में ही खासी की पहाड़ियों में क्या स्थित है? मासेराम और चेरापूंजी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हो गई। अब जब ये इस तरीके से जाके टकराए इन मेघालय की पहाड़ियों से, तो टकराने के बाद ये क्या हो गए? मुड़ गए। टकराने के बाद मुड़ गए। और ये है आपकी हुगली नदी बेसिन। तो ये इस हुगली नदी बेसिन में यहाँ पर इनको क्या मिल गया? जगह मिल गई हुगली नदी बेसिन। कि हुगली नदी बेसिन से ये उड़ते हुए कहाँ चले आए? अंदर क्यों चले आए? नहीं चले आए। हुगली नदी बेसिन के पास से ये हुगली नदी बेसिन से ये अंदर घुस गए, भारत के अंदर घुस गए भाई। ये अब यहाँ से कुछ तो इसी जगह टकरा गए, कुछ टकराने के बाद क्या हो गए? मुड़ गए। और मुड़ गए तो ये हुगली नदी बेसिन को बगल में थी, इसी से अंदर आ गए। और जब अंदर आ गए तो देखो यहाँ पर है ऊपर हिमालय। ठीक, तो ये जब गए तो यहाँ पर जाकर के इन हिमालय से, हिमालय का जो दक्षिणी वाला हिस्सा यहाँ से जाके क्या हो गया? ये टकरा गए। तो जब हिमालय के दक्षिण वाले हिस्से से टकरा गए तो यहीं पर ये क्या करेंगे? बारिश करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के जो उत्तर वाले जिले हैं वहाँ पर खूब बारिश हुई।
और ये चूंकि वेस्ट बंगाल से हुगली नदी मुहाने से प्रवेश किए थे ना, जब हुगली नदी मुहाने से प्रवेश किए तो ये कुछ कुछ कहाँ पर से, बांग्लादेश, यहाँ वेस्ट बंगाल में बरसे। वेस्ट बंगाल के बाद क्या आया, बिहार आया, बिहार में बरसे। और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल वाले जिले हैं वहां बरसे। साथ ही साथ जब हिमालय में जाके टकराए तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तरी वाली जिले हैं वहां पर बरसे। तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले हो गए और ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले हो गए, यहाँ पर से। अब बुंदेलखंड कहाँ है, यहाँ। अब बादल कहाँ से निकल गए, ऊपर से। तो जब ऊपर से निकल गए तो बुंदेलखंड में बादल आ ही नहीं पाए, मानसून आ ही नहीं पाया, क्योंकि बुंदेलखंड इससे क्या रह गया, बारिश से छूता रह गया। थोड़ा बहुत जो हल्के फुल्के यहाँ पर आ जाते हैं माले बादल, भूले भटके, वही भूले भटके वाले बादल यहाँ पर बरस जाते हैं। भूले भटके वाले बादल, भाई बादल एक ही दिशा में थोड़ा चलेंगे, वो तो फैलते हुए चलेंगे। तो जो थोड़ा बहुत बादल अपना रास्ता भटक करके इधर की ओर चले हैं वही यहाँ पर बरस दिए हल्का फुल्का, बाकी सब बादल सीधे कहाँ पहुँच गए, हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ को घनघोर बारिश कर दिए। और यहाँ तक आने के बाद फिर ये क्या करेंगे, इनका निवर्तन चालू हो जाएगा, मानसून वापस लौटने लगेगा। तो ये हो गई बंगाल की खाड़ी वाली शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून की। दूसरी शाखा ये है, कहीं से ये तो सीधे चले आ रहे हैं, ये तो यहाँ पे आके टकराएंगे, है ना। तो यहाँ पर जब ये अंदर है तो यहाँ पहली बात तो यहाँ पर पश्चिमी घाट है जिसने इनको अंदर नहीं आने दिया। दूसरा ये एंटर करेंगे ताप्ती नदी मुहाने से। यहाँ से कहाँ से एंटर कर, भाई यहाँ पर पश्चिमी घाट खत्म हो गया, पश्चिमी घाट के बाद ये क्या है, ताप्ती नदी मुहाना, और ये है नर्मदा नदी मुहाना। तो आप जैसे हुगली नदी मुहाने से प्रवेश किए थे वैसे नर्मदा ताप्ती से प्रवेश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये बादल यहाँ से क्या है, ताप्ती नदी मुहाने से प्रवेश कर गए और कुछ बादल हुगली ये नर्मदा नदी मुहाने से प्रवेश कर गए। तो जो बादल ताप्ती नदी मुहाने से प्रवेश किए वो उनके उत्तर में क्या स्थिति है, सतपुड़ा, तो वो जा करके सतपुड़े में टकराए। फिर सतपुड़ा के यहीं पर पूरा बरस गए, तो सतपुड़ा ने इनको क्रॉस नहीं करने दिया उधर। और जो बादल कहाँ से प्रवेश किए, नर्मदा नदी मुहाने से प्रवेश किए, वो इस पूरा नर्मदा नदी घाटी पर बरसे और जा करके ये विंध्याचल के दक्षिण से टकरा गए, तो यहीं बरस गए। तो विंध्याचल बीच में क्या बन गया, अवरोध बन गया। तो विंध्याचल ने यहाँ पर बुंदेलखंड में नहीं बादल आने दिए, ठीक। अगर इसको ऐसे हम तोड़ दें विंध्याचल को थोड़ा सा इस तरीके से इधर से, तो बादल आ जाएंगे बुंदेलखंड, ठीक। तो अब क्या है कि विंध्याचल ने यहाँ पर बादलों को नहीं आने दिया, तो इसलिए हम देखते हैं कि ये वाले हिस्से में मध्य प्रदेश में खूब बारिश होती है। और मध्य प्रदेश में खूब बारिश होती है तो वहाँ पर जंगल सबसे ज़्यादा है, नहीं, वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ भी नहीं बरसे। अब एक जो है वो इस तरीके से गुजरात से प्रवेश करी, इस तरीके की शाखा गुजरात से प्रवेश करी, सीधे चले गए। अब यहाँ पर है अरावली, अरावली देखो इस तरीके से है, इस तरीके से अरावली है ना। अरावली ने क्या कर दिया, बादलों को बढ़िया रास्ता दे दिया, अवरोध नहीं उत्पन्न किया। अगर अरावली ऐसे होती तो अरावली अवरोध उत्पन्न करती, लेकिन अरावली कैसे है, अरावली इस दिशा में है, तो अरावली ने अवरोध उत्पन्न नहीं किया। बादल इन अरावली के ऊपर से उड़ते हुए निकल गए, जाके कहाँ टकराए, हिमालय के दक्षिण वाले हिस्से में। तो इसलिए हम देखते हैं कि राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है ये भी क्या रह गया, सूखा रह गया, क्योंकि बादल नहीं बरसे नहीं और अरावली ने उनको रास्ता दे दिया, चले गए आराम से, बरसे ही नहीं। लेकिन राजस्थान का जो पूर्व वाला हिस्सा ये हरा है, ये ग्रीन है। क्यों ग्रीन है, क्योंकि ये वाले जो मानसून आ रहा था इसके लिए अरावली क्या बन गया, अवरोध बन गया। देख रहे हो ना, अरावली ऐसे है, तो यहाँ से जो बादल आ रहे थे ये बादल आकर कहाँ टकरा गए, अरावली में टकरा गए ये वाले बादल। और अरावली क्या है, बिल्कुल इनके रास्ते में खड़ा है, तो ये वाले हिस्से में खूब बढ़िया बारिश हो गई। राजस्थान का जो ईस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पर वो खूब हरा भरा है, क्योंकि वहाँ पर बादल बढ़िया बारिश हो गई, क्योंकि अरावली ने क्या कर दिया, अवरोध उत्पन्न कर दिया। तो ये जो बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा आ रही है उससे राजस्थान के पूर्वी वाले हिस्से में खूब बारिश हो रही है। लेकिन ये वाली जो आ रही है अरब सागर वाली, नजदीक इसी के है ज़्यादा, देख लो ना, नजदीक इससे ज़्यादा है, इससे तो बहुत दूर आना पड़ रहा है ना, नजदीक इसके ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर अरावली ने क्या कर दिया, इनको रोका ही नहीं और इस सीधे उड़ गए। तो ये वाला जो हिस्सा है राजस्थान का ये क्या पड़ गया, ये ड्राई रह गया, बिल्कुल सूखा रह गया। इसलिए हम देखते हैं कि ये वाला हिस्सा राजस्थान का क्या है, ड्राई है, और ये वाला हिस्सा खूब ग्रीन है, ठीक। कारण क्या है, अरावली का ऐसे होना। अगर ये अरावली ऐसे ना होगी, अरावली ऐसे होती तो ये वाला हिस्सा को बढ़िया बारिश हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ना तो इधर वाले बादल बुंदेलखंड पहुँच पाए और ना तो इधर वाले बुंदेलखंड पहुँच पाए। बुंदेलखंड कहाँ है, यहाँ है ना। और ऐसे ही क्षेत्रों को हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है, वृष्टि छाया प्रदेश में, इसीलिए बुंदेलखंड में बारिश कम होती है, ठीक है। चलो, तो ये थोड़ा सा भौगोलिक चीज़ें हो गई। कल थोड़ी सी कल्चरल चीज़ें बुंदेलखंड के हम लोग लिख लेंगे, इसके त्यौहार, नृत्य वगैरह और संगीत वगैरह, ठीक है। मिलते हैं कल, थैंक यू।